चलिए बड़ी खबर बता दें आपको। अमर जवान ज्योति शिफ्ट किए जाने पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। वीर जवानों के लिए जो ज्योति जलती थी आज बुझा दी जाएगी। ये बड़ा हमला किया है राहुल गांधी ने। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। दरअसल इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा और इस वॉर मेमोरियल पर जलने वाली लव मेज को विलीन किया जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति चलती थी आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। तो इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार ने फैसला किया था जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती थी उसको वहां से नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर इस लौ को इसका विलय कर दिया जाएगा, जहां पर एक साथ जो भी टूरिस्ट आए सब देख सके। लेकिन अब इस पे राहुल गांधी ने सरकार पर तंज किया है और कहा कि अब ये अमर जवान ज्योति हमेशा के लिए बुझ जाएगी। कुछ लोग देश प्रेम का दिखावा करते हैं। चलिए अब चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने एक्शन मोड में हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल इसको देखते हुए अब चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। जहां अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात आ रही है और मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। और पहले दौर के जो चुनाव होने हैं यानी 10 फरवरी को, आज उसके नामांकन का आखिरी दिन है और योगी का चुनावी रथ तैयार हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर रहेंगे, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के रण में कूदने वाले हैं और वो अब 22 तारीख से यूपी के रण में कूदेंगे और चुनाव अभियान को लेकर जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। आज पूरे दिन क्या हलचल रहेगी, इन 5 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने ऐलान किया था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद ये कयासबाजी शुरू हो चुकी थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मैनपुरी के करहल से वो चुनाव लड़ेंगे। तो मिशन यूपी पर बीजेपी के दिग्गज आज आगरा और बरेली दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा से पदाधिकारी होंगे। नड्डा बरेली में फिर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और विवेक तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, अब चुनाव में वक्त कम बचा है, ऐसे में आज नामांकन की आखिरी तिथि भी है जो पहले चरण का होना है। उसके पहले सारे दिग्गज जो है पूरा जोर लगा देना चाहते हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे दूसरी पार्टियों की बात करें। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है। जी हाँ, देखिए जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में कूदने जा रहे हैं। आज उनका आगरा और बरेली का दौरा है। सबसे पहले वो आगरा जाएंगे, जहां करीब 10:30 बजे वो पहुंचेंगे। वहां उनकी मीटिंग है। ब्रिज क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों के साथ वो एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद तकरीबन 2:30 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। वहां भी उनकी बैठकें हैं और डोर टू डोर कैंपेन वहां पर वो करेंगे, यानी घर घर जाकर के, जो चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बना रखी है कि 5 लोग जाकर के घर घर कैंपेन कर सकते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। कल से अमित शाह भी इसी मैदान में कूदने जा रहे हैं। उनका मथुरा में इसी तरह का कार्यक्रम है और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, या फिर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, या फिर आगे चलकर योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग घर घर जाकर कैंपेन करेंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है, भले ही कोरोना की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका दबाव दूसरे दलों पर भी होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाज पार्टी हो, उनके ऊपर भी दबाव होगा कि उनके जो बड़े नेता है या शीर्ष नेता है वो भी घर घर जा करके, भले ही वो प्रतीकात्मक ही हो, लेकिन उनको कैंपेन करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि आज नामांकन पहले चरण का उसकी आखिरी तारीख है और आज से ही दूसरे चरण के नामांकन की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, जिस पर 55 सीटें हैं, 9 जिलों की 55 सीटें हैं, जहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है। आज से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 28 तारीख तक ये चलेगी। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और अभी तक जो हमारे पास सूचना है
388 लोगों ने पहले चरण की 58 सीटों के लिए अपने पर्चे दाखिल किए हैं और आज देखना है कि कितने पर्चे और दाखिल होते हैं। तो एक तरफ चुनाव आयोग की जो चुनाव की प्रक्रिया है नामांकन की वो चल रही है, दूसरी तरफ कैंपेन की प्रक्रिया भी चल रही है। अच्छा, राष्ट्रीय जेपी नड्डा की बात करें विवेक, तो ये माना जा रहा है कि 2 जिलों का वो दौरा करेंगे, लेकिन उनका मकसद है कि इन 2 जिलों के करीब 30 से 40 विधानसभा सीटों पर कवर किया जाए और वहाँ के कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों जोड़कर उनको जीत का मंत्र दिया जाए, क्योंकि रैली होगी नहीं, अब वर्चुअल तरीके से बात मुलाकात होगी, डोर टू डोर कैंपेन पे विशेष जोर होगा इन लोगों का। हाँ, अभी तक ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए जो अब तक फैसले लिए गए हैं आयोग की तरफ से, उसमें यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों तक पहुंचने की, सीधे पहुंचने की, फिजिकली पहुंचने की। हाँ। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। 200-300 लोगों को बुलाकर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं या फिर वर्चुअली जा सकते हैं दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ज़रिए या मीडिया के ज़रिए। लेकिन पब्लिक से सीधे मिलने का, फिजिकली मिलने का यही एक आखिरी तरीका है जो चुनाव आयोग ने जिसकी इजाज़त दी है। तो इसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि डोर टू डोर कैंपेन, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन पहले से चल रहा है, समाजवादी पार्टी का भी चल रहा है, हाँ। गांव-गांव में, जिलों में, लेकिन एक बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता अगर जा रहा है तो ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है। आगरा और बरेली, आगरा जहां ब्रिज मंडल का मुख्य जिला है, जहां पर दूसरे फेज में चुनाव होने हैं, और बरेली में जहां से आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड का इलाका है, जिन 9 जिलों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी 11 बजे के आसपास से, वहां पर उसका मुख्य केंद्र बरेली है। तो बरेली में भी वो दिखाई देंगे और आगरा में भी दिखाई देंगे। तो ये जो पहले दूसरे फेज के प्रमुख जगहें हैं, जो मेन सेंटर है, वहां से वो एक प्रतीकात्मक तौर पर शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद आगे जो दूसरे स्थानीय नेता हैं या जो दूसरे मंत्री जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यूपी की सियासत से जुड़ी लगातार खबरें हम बता रहे हैं। और अब जेपी नड्डा के बाद यूपी चुनाव से बड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे बीजेपी के चुनावी रथ को हरी झंडी। चुनावी रथ यूपी के 403 विधानसभा सीटों का दौरा करेगी और रथ के स्क्रीन पर सरकार के कामकाज की रिपोर्ट दिखाई जाएगी। शाम 4 बजे सीएम पश्चिमी यूपी के उद्योग संगठन से संवाद भी करेंगे। तो आज सीएम योगी का भी ये 2 कार्यक्रम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो विजय रथ है उसको हरी झंडी दिखाएंगे, जो अलग अलग सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाएगी और सरकार के कामों को लेकर उसके वीडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब देखिए विवेक, एक ये नई तरीके का ये भी है, हालांकि बीजेपी इस तरह के रथ पहले भी निकालती थी, क्योंकि इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं जानी है, तो अब ये जो विजय रथ है जिसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा, ये भी एक अच्छा जरिया है बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो चुनाव प्रचार सभी विधानसभा सीटों में करेंगे, आज उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें क्या खासियत है और क्या तैयारी इसको लेकर है? देखिए, यह कार्यक्रम कल ही होना था, लेकिन किसी वजह से इसको टाला गया है। आज इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। ये एक तरह की एलईडी वैन है, जैसा हमने देखा मार्केटिंग पर्पस से दूसरे लोग जो प्रचार एजेंसियां होती हैं वो करती हैं, वो एलईडी वैन है। इसमें कुछ स्टाफ होगा, इसमें कुछ गाने वगैरह बजेंगे और जो एक सीडी या डीवीडी इसमें लगेगी जो स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसमें सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज हैं वो दर्शाए जाएंगे, वो दिखाए जाएंगे। तो ये 403 विधानसभाओं में जाएगी और वहाँ पर कुछ जगहों पर खड़ी होकर के इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम है जो आज से इस एलईडी वैन के जरिए भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एक साथ भाजपा कई मोर्चों पर अपना प्रचार कर रही है। जो भी व्यवस्थाएं आयोग के द्वारा की गई, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, इस तरह की एलईडी वैन हो, या फिर लोगों को छोटे छोटे समूह में इकट्ठा करके उन तक अपनी बात पहुंचानी है, पर्चे पहुंचाने हो, तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में एक साथ चल रही है। संगठन बहुत बड़ा है बीजेपी का, इसमें कोई शक नहीं है, और यही इस संगठन की ताकत ही दूसरे दलों के लिए बड़ी चुनौती है। तो इस संगठन के जरिए वो इस तरह के छोटे छोटे कई कार्यक्रम एक साथ कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। अच्छा, ये तो रही चुनाव की बात। इसमें आज की एक और खबर आ रही है विवेक, कि आज पश्चिमी यूपी के उद्योग संगठन से जुड़े लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। उसमें क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, उसमें जो एजेंडा होगा उसमें मुख्य रूप से बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए,
ये सारी चीजें हैं, ये पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन के दौरान ये सब कुछ हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं मकसद यही है कि लोगों से संवाद करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए और ये कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इस तरह के कई वर्चुअल सम्मेलन मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग समूहों से, कभी अधिवक्ताओं के साथ करते हैं, कभी शिक्षकों के साथ करते हैं। तो इस तरह के सम्मेलन की उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो भी बीजेपी का आना है, हम शायद बजट के बाद वो आएगा, 1 फरवरी के बाद उसको लाया जाएगा, तो वो फीडबैक भी लिया जा रहा है। और दूसरा, लोगों से जुड़ने का, संवाद करने का एक माध्यम भी बन रहा है, क्योंकि अब रैलियां हो नहीं रही हैं, मीटिंग्स हो नहीं रही हैं बड़े पैमाने पर, वरना इसी तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संगठन करता रहता है, अधिवक्ताओं को बुला करके किया जाता है, शिक्षकों को बुलाकर किया जाता है, व्यापारियों को बुला करके किया जाता है। तो अब चूंकि आमने सामने बैठ के बात नहीं हो सकती, इसको वर्चुअली किया जा रहा है। मोड बदल गया है, लेकिन कार्यक्रम उसी तरीके जैसे पहले किए जाते हैं, और हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश होगी इन लोगों की। बन रही आप हमारे साथ, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो यूपी चुनाव को लेकर खबरें आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसी में अगली खबर का रुख करते हैं। महिलाओं के बाद अब युवाओं के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा। ये बड़ी खबर यूपी सियासत से आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा युवाओं को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके पहले महिलाओं पर आधारित घोषणा पत्र था, अब युवाओं पर। विवेक, अब कांग्रेस जो है इस बार थोड़ा सा बदली नजर आ रही है, बड़े मुद्दों पर आधारित जो है बातों को रख रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र। अब आज ये खबर आ रही है कि आज वो युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। विवेक, इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे और यूथ मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी का है वो जारी किया जाएगा। इसका जो मुख्य रूप से फोकस है वो उत्तर प्रदेश ही है। वो एक मैनिफेस्टो जारी किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया था, आज यूथ के लिए किया जा रहा है। आगे चल करके जो हमारी जानकारी है, किसानों के लिए भी एक इस तरह का घोषणा पत्र होगा। तो वो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग घोषणा पत्र इस बार जारी कर रहे हैं। आमतौर पर होता यह था कि एक ही संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया जाता था, जिसमें सभी वर्गों के लिए क्या योजना है, क्या करना चाहती है अगर सरकार बनती है उनकी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह से कर रही है। अखिलेश यादव भी, हालांकि उनका घोषणा पत्र एक ही आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बाद आएगा, जैसा उन्होंने कल कहा है। लेकिन वो अपने घोषणा पत्र की मुख्य बातें रोज, एक दिन, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बातें वो लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि उसको लेकर के एक टेम्पो बना रहा है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किया है। आज यूथ मैनिफेस्टो का दिन है। और ये जो रणनीति होगी, क्या लगता है यूपी में कारगर होगी? हालांकि देखिए, युवा, बेरोजगार, महिला, ये प्रमुख मुद्दे रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये थोड़ा सा नेपथ्य में दब जाते हैं। आएंगे विवेक आपके पास, आप बन रही है हमारे पास, हमारे साथ। तो ये देखिए, अब कांग्रेस एक नई रणनीति पे काम कर रही है, कितना उसको फायदा होगा ये तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको और बता दें। मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सोमनाथ सर्किट हाउस का वो उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। सोमनाथ को बड़ी सौगात, 30 करोड़ की लागत से सोमनाथ सर्किट हाउस बना है। क्योंकि हर कार्यक्रम का एक मैसेज जाता है और उसका मैसेज कितना यूपी पर असर पड़ेगा उसको भी हम समझेंगे। लेकिन ये सर्किट हाउस है क्या, इसका कब उद्घाटन होगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नमित त्यागी। नमित, आपके पास आएंगे। आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं, क्या इसकी खासियत है? बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। देखिए, बिल्कुल अंजनी, 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर परिसर के अंदर जो एक सर्किट हाउस है उसका उद्घाटन खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि तकरीबन 30 करोड़ की लागत से इस सर्किट हाउस को बनाया गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है अंजनी कि सोमनाथ मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में लाखों श्रद्धालु जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और इस वजह से उसके आसपास की बात करें, सोमनाथ मंदिर के आसपास, तो 30 किलोमीटर के बाद कोई सरकारी गेस्ट हाउस था या सर्किट हाउस था। इस वजह से वहां पर लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता था। और इस वजह से ये जो सर्किट हाउस है वो सोमनाथ मंदिर परिसर के अंदर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है
11 बजे प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद उद्घाटन के बाद वहां के लोगों को संबोधित भी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और केवल सर्किट हाउस से जुड़े मसलों पर बातचीत होगी। इसके अलावा मंदिर से जुड़े, क्योंकि वहां पर सोमनाथ मंदिर के अंदर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उसका उद्घाटन भी 11 बजे ही किया जाएगा। और ये जो सर्किट हाउस बनाया गया है इंजीनी, इस सर्किट हाउस के अंदर जो है अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं उससे लैस हो गए पूरा सर्किट हाउस। वीवीआईपी रूम्स होंगे, डिलक्स रूम होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा। इसके अलावा एक ऑडिटोरियम रूम जो है वो भी उसमें बनाया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये सर्किट हाउस जो है जो बनाया गया। हालांकि सोमनाथ मंदिर की बात करें, जिसको बनाने में भी तकरीबन 5 साल का वक्त लग गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर कोई इतना बड़ा सर्किट हाउस नहीं था जिससे वहां पर जो लोग जाते थे मंदिर के दर्शन करने के लिए उनको उनको थोड़ा सा दिक्कतों का तो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, एक बड़ी सौगात मिलने वाली। लेकिन विवेक, ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मैसेज देने में बहुत माहिर हैं। तो अब चूंकि अब इसको चुनाव से लोग जोड़ रहे हैं, हालांकि जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर चुनाव के वक्त में ये सर्किट हाउस का उद्घाटन होगा तो क्या मैसेज जा रहा है यूपी, उत्तराखंड, बाकी 5 राज्यों में? क्योंकि हिंदू मुस्लिम आजकल चुनाव में बहुत हो रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम से तो इसका बहुत सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बनारस से, उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद हैं, इसलिए वो जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं, उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे उसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से हो या ना हो, या फिर वो विदेशों में जब जाते हैं, जब ग्लोबल मीडिया को या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एड्रेस करते हैं, तो उस पर भी लोगों की निगाह होती है। तो वो जो कुछ भी करते हैं उसका असर उत्तर प्रदेश पर होता ज़रूर है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर में आज सर्किट हाउस का उद्घाटन करना हो या फिर कोई और बात जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर वो कुछ करते हैं और जो बातें कहते हैं उसका असर उत्तर प्रदेश के लोगों पर जरूर होता है, क्योंकि वो पूरे देश के नेता हैं। और खास बात यह है कि इसका असर कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। विवेक और नमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। ठंड बहुत है और कोहरा भी बहुत पड़ रहा है। सुबह तो जब हम लोग आ रहे हैं ऑफिस तो सामने कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसे में चेतावनी ये भी जारी की गई कि अभी 3 दिन बारिश की भी संभावना है। कोहरे और ठंड की वजह से अगर हम पहाड़ों पे बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा, ठंड, कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं। और दिल्ली में आप देखिए दिन में अंधेरा है। हमारे सहयोगी नमित त्यागी की इस रिपोर्ट को आप देखिए। वासियों को अगले 3 दिनों तक ठंड, कोहरे के साथ साथ बारिश की मार भी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश हो सकती है। और आज भी अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के 6 राज्यों के अंदर घने कोहरे की मार से लोगों को जूझना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कई इलाकों की जो विजुअलिटी है वो 50 से 100 मीटर के अंदर जो है वो आज सुबह दर्ज की गई है। और घने कोहरे की वजह से भी लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बार अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह के वक्त में भी लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो कोहरे की वजह से जो है फिलहाल 21 ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही है। कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अगले 3 से 4 दिनों के अंदर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो हालांकि आज सुबह की बात करें तो दिल्ली के अंदर पालम एयरपोर्ट के अंदर भी कई जो उड़ानें हैं वो देरी से चल रही हैं। कई उड़ानों को रद्द किया गया है। अगले 3 से 4 दिन तक मौसम विभाग क्लियर कर चुका है कि लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।